हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मालिनी और अक्षरा दोनों देवरानी जेठानी होती हैं। मालिनी के देवर रंजन ने हाल ही में अक्षरा से शादी की होती है। अक्षरा के आने के बाद मालिनी के सास ससुर सुषमा और प्रीतम लाल अक्षरा के ही गुण गाने लगते हैं, जिससे मालिनी को बहुत जलन महसूस होती है। अरे वाह वाह छुटकन बहू, क्या तो स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। सीख लो बड़की बहू कुछ अपनी नई नवेली देवरानी से। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तुमसे छोटी होकर भी, और एक तुम हो कि आज तक नमक और चीनी में ऊंच नीच कर रही हो। हैं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अक्षरा से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, चाहिए तो आजमा लो। अरे ठीक है बड़की बहू, अगर ऐसा ही है तो कल तुम दोनों पिज्जा बनाना। देखते हैं कौन सबसे बढ़िया पिज्जा बनाता है और कौन पीछे रह जाता है। हाँ ठीक है पापा जी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी पिज्जा बनाती हैं, लेकिन सभी घर वालों को अक्षरा का पिज्जा पसंद आता है। वो सभी उसी की तारीफ करते हैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया। छुटकन बहू, पिज्जा का स्वाद एकदम अलौकिक है। सच में मजा आ गया आज तो। थैंक यू पापा जी। ये ले छुटकन बहू, तेरा शगुन। शादी के बाद ससुराल में पहले हफ्ते में ही तूने हमारा दिल जीत लिया। अब क्या कहूँ माँ, मेरी चॉइस हमेशा से ही बेस्ट रही है। हाँ हाँ समझ गई बिटुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं, अक्षरा सुषमा और प्रीतम लाल का दिल जीतते जा रही थी, और मालिनी अपने सास ससुर से दूर। मालिनी को ये सब देखकर बहुत जलन महसूस होती है। तभी वो अपने पति कौशल से अकेले में बात करती है। ओफो मालिनी, तुम भी ना खामखा गुस्से में गरम तवे की तरह तप रही हो। अरे मेरी जान, तुम्हारा पिज्जा भी अक्षरा जैसा ही बना था। ट्रस्ट मी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे। मुझे तो तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाकर बहुत मजा आया था। झूठी तारीफ मत करो कौशल। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं मालिनी। जब तुम नई नई आई थी तब भी माँ पापा तुमसे बहुत क्लोज हुए थे। ठीक वैसे ही अक्षरा के साथ भी हो रहा है। माँ पापा उससे थोड़े दिनों तक क्लोज हैं, फिर देखना वो उसे चारा तक नहीं डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कौशल। उस अक्षरा की बच्ची ने चंद दिनों में ही माँ जी और पापा जी के दिल में ना इस तरह जगह बना ली है, जिसे अब मैं चाह कर भी मिटा नहीं सकती। खैर चलिए, हमें शिवांश के स्कूल की मीटिंग के लिए देर हो रही है। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। मालिनी और कौशल अपने 9 साल के बेटे शिवांश के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए उसके स्कूल जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, और एक दिन जब सुषमा और प्रीतम लाल एक रिश्तेदार की शादी को अटेंड करके एक टैक्सी में घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उस टैक्सी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो खाई में गिर जाती है, जिस कारण सुषमा, प्रीतम लाल और उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। सुषमा और प्रीतम लाल की मृत्यु के बाद अब दोनों जेठानी देवरानी में अनबन शुरू हो जाती है। मैंने तुमसे कहा ना, इस घर का बंटवारा तो अब होकर ही रहेगा। मालिनी दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भाभी, अब माँ और पापा के जाने के बाद हम लोग ही एक दूसरे के सहारे हैं। प्लीज जरा दिमाग नहीं दिल से सोचिए। कौशल भैया, भाभी को समझाइए ना। तू अपनी बीवी को समझा। हम दोनों तुम दोनों की तरह इमोशनल फूल नहीं है। प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा बांटो और इस घर का बंटवारा करो। और हाँ, ऊपर का बरसाती का कमरा जो पापा का था वो हमारा होगा। उसके पेपर्स मैंने ऑलरेडी बनवाए हैं। कौशल और मालिनी दोनों जायदाद का और घर का बंटवारा करते हैं, और अब वो लोग एक ही छत के नीचे अलग अलग रहने लगते हैं। अक्षरा अपना ढाबा खोलती है, जिसमें वो पिज्जा बेचने लगती है। अक्षरा को कुकिंग का पहले से भी बहुत शौक होता है, और अब वो अपने शौक को काम में बदल देती है। वो ढाबे पर तरह तरह का पिज्जा बनाकर बेचती है। तो फाइनली मेरी बीवी का सपना पूरा हो रहा है। यू नो वॉट अक्षरा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें इस तरह खुश देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। अब बस अच्छे से काम करो एंड ऑल द बेस्ट अपने इस नए पिज्जा ढाबे के लिए। हाँ रंजन, थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारे साथ के बिना पूरा नहीं हो पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। इसी बात पर तुम्हारे लिए ये तुम्हारा फेवरेट स्पेशल पेपरोनी पिज्जा। वाओ, इसे तो मैं 1 मिनट में सफाचट कर दूंगा। मालिनी ये सब खिड़की से देखती है और उसे बहुत जलन होती है। अच्छा जी, तो ये सब चल रहा है। देवरानी साहिबा ने पिज्जा ढाबा खोल लिया है।
हं, लेकिन इस बात की तो मुझे पक्की गारंटी है कि जब तक मेरी बुरी नजर है तब तक इस अक्षरा की बच्ची का कुछ भी सही नहीं होगा। ये कभी सफल नहीं होगी। मालिनी को लगता है कि अक्षरा के ढाबे पर लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन वो खिड़की से ये दृश्य देखकर हैरान होती है कि अक्षरा के पिज्जा ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है और ग्राहक उसके पिज्जा को खाने के लिए टोकन्स ले रहे हैं। ये देखकर मालिनी के तो तोते उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हो गया, और वो भी एक ही दिन में। ये अक्षरा सच में जादुई किस्मत लेकर पैदा हुई है। सभी ग्राहकों को अक्षरा के हाथों के बने पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और सभी उसकी जम के तारीफ करते हैं। अरे वाह, एकदम लाजवाब। ऐसा पिज्जा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया। सच में ऐसा टेस्ट एकदम कमाल का है। अगर इतना अच्छा पिज्जा बनाकर बेचोगे तो हमें इसकी लत लग जाएगी। हाँ वाकई में बहुत ही अमेजिंग पिज्जा है और टेस्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं है। माइंड ब्लोइंग। मुझे तो और एक और चीज वाला पिज्जा दे दो। जी ठीक है, अभी देती हूँ। अक्षरा के पिज्जा ढाबा की सफलता देखकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। उससे अक्षरा और रंजन की खुशियां देखी नहीं जाती। नहीं, ये अक्षरा और देवरजी इतने खुश नहीं रह सकते। मेरे होते हुए तो हरगिज नहीं। कुछ ना कुछ तो करना होगा मालिनी। तू यूं हार मान कर बिल में छुप के नहीं बैठ सकती। अब तो बस एक ही रास्ता है, इस अक्षरा का ही हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटाने का। उसके बाद ही सब ठीक होगा और मेरे दिल में उसे रोज ना देखकर आग भी नहीं लगेगी। अगले दिन अक्षरा बाजार से पिज्जा ढाबा के लिए लगने वाला थोड़ा सामान खरीदकर ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रही होती है। तभी अचानक से ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक देता है क्योंकि आगे बहुत भीड़ होती है। तभी अक्षरा ऑटो रिक्शा के बाहर निकलकर उस भीड़ के करीब जाती है और तभी वो शिवांश को रास्ते में देख चौंक जाती है। शिवांश! अक्षरा तुरंत शिवांश को हॉस्पिटल ले जाती है और वहीं घर पर क्रूर मालिनी अक्षरा के खिलाफ साजिश रचती है। वो उसके कमरे में घुसकर पूरे फर्श पर करंट फैला देती है। अब देखना, जब अक्षरा रानी यहाँ पर अपने कमरे में पहला कदम रखेंगी, वही कदम उसकी जिंदगी का आखिरी कदम बन जाएगा। तभी अचानक से मालिनी की पड़ोसन जमुना आकर चिल्लाने लगती है। अरे मालिनी, मालिनी, अरे बाहर तो आ मालिनी। अरे कौन सी आफत आ गई, अब चुड़ैल कहेगी। काहे को इतना तेज बज रही है भोंपू की तरह? कोई मर गया है क्या? अरे मालिनी, तेरा बेटा शिवांश बीच सड़क पर बेहोश पड़ा था। वो तो शुक्र है तेरी देवरानी अक्षरा का जिसने उसे बचाया और अस्पताल ले गई। क्या? ये तो क्या कह रही है जमुना? मेरा शिवांश, मेरा शिवो। मालिनी देखती है कि शिवांश उसके पास रंजन के साथ आ रहा है। भाभी, शिवांश का ध्यान रखिए। डिहाइड्रेशन के कारण इसे बीच रास्ते में चक्कर आ गई और ये बेहोश हो गया। वो तो अक्षरा इसे सही समय पर हॉस्पिटल ले गई, वरना डॉक्टर तो कह रहे थे कि अगर जरा सी भी देरी होती तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती। रंजन शिवांश को मालिनी के पास छोड़कर चला जाता है और मालिनी की आंखें भर आती हैं। उसने अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अक्षरा के पास भागती है और वो उसके कमरे में जाने से पहले ही वो करंट हटा देती है और उससे माफी मांगती है। माफ कर दो अक्षरा, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी बुराई को मेरी ममता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक अच्छी चाची बनकर तुमने मेरे बेटे को बचाया। क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? क्या हम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ तुम्हारे पिज्जा ढाबा को चला सकते हैं? हाँ मालिनी दीदी, बिल्कुल। मालिनी और अक्षरा दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक होकर रोती हैं। इस तरह उन दोनों के बीच की सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। मालिनी सुधर जाती है और दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं और सब लोग अब घर में एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। लवली एक बहुत ही मासूम और गरीब काम वाली थी जो शास्त्री परिवार के घर पर काम करने आया करती थी। शास्त्री परिवार में जयेंद्र, उसकी बीवी फूलमती और उनका 25 साल का बेटा प्रमोद थे। प्रमोद और लवली दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। आईगा। क्या हुआ लवली, तुम्हें चोट लगी ना? क्या करते हो यार तुम भी? रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। नको नको साहब, मैं कर लेगी। ये हल्दी है ना,
इसे ही अपनी उंगली पर लगा लेगी। लवली नाम है मेरा, लवली। लवली किसी से कम नहीं। ओफो, अपनी डायलॉग बाजी बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। प्रमोद लवली की मरहम पट्टी करता है। जयेंद्र और फूलमती ये देख लेते हैं और फूलमती को बहुत गुस्सा आता है। ये लवली और प्रमोद, इन दोनों के बीच की जो नजदीकियां हैं इसे कम करना होगा, वरना अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो जिसका डर है कहीं वही ना हो जाए। तो तुम क्या चाहती हो फूलमती? नई काम वाली रख लो या तो... अरे नहीं नहीं, लवली जैसी ढिंचैक काम वाली मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है और साफ सफाई तो इतनी मस्त कि घर को पूरा नया बना दे, और तो और ऊपर से कम तनख्वाह भी लेती है। चिंता मत करो फूलमती, वैसे भी कुछ दिनों बाद प्रमोद ऑफिस के काम से बाहर जाने वाला है। जल्द से जल्द उसकी शादी फिक्स कर देंगे। जयेंद्र और फूलमती ने प्रमोद को कई बार कहा था कि लवली से दूर ही रहे, लेकिन प्रमोद उसे अपनी दोस्त मानता था, इसीलिए वो अपने माता पिता की बात नहीं मानता। एक दिन लवली के हाथों और पैरों पर मारने पीटने के निशान होते हैं, जिन्हें देखकर प्रमोद घबरा जाता है। प्रमोद देखता है कि लवली रो रही है। लवली, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? बोलो ना, कोई बात है क्या? देखो, तुम्हें मुझे बताना होगा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वो मेरे चाचा और मेरी चाची ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं उन्हें ज्यादा पैसा नहीं देती ना आजकल, इसीलिए ना मैं घर का ज्यादा काम करती हूँ। उन्होंने ही मुझे इतना मारा और पीटा। ओह नो! अब इस लवली का कोई ठिकाना नहीं रहा। पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। अनाथ हूँ, इसका फायदा उठाया उन्होंने। हाँ। लवली का ये दुख सुनकर प्रमोद की आंखें भर आती हैं। वो उसे गले से लगाता है और फूलमती और जयेंद्र से उससे घर पर रहने देने की बात करता है। तभी ये तुम क्या कह रहे हो प्रमोद? तुम्हारा दिमाग तो धरती पर है ना? प्रमोद, तुम्हारा उस काम वाली से दोस्त बनकर रहने तक सही था, लेकिन अब ये क्या नया नाटक है? एक काम वाली को हम यहाँ अपने घर में रहने की जगह नहीं दे सकते, फिर चाहे वो कितनी भी दुख में क्यों ना हो। लेकिन पापा, आप मेरी बात तो सुनो। प्रमोद, बस, अब मुझे इस बात पर और कोई बहस नहीं चाहिए। रहने दो साहब, आप मेरी फिक्र मत करो। लवली का इस दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन मेरे गणपति बप्पा मुझे संभाल लेंगे, क्योंकि मुझे उन पे इच्छ भरोसा है। चला माग जाते में। लवली अब सिर्फ काम पे आने लगती है, लेकिन उस बेचारी के रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसे यूं सड़क पर रहता देख प्रमोद को बहुत बुरा लगता। वो उसे चुपके से मिलता और खाना देता। साहब, आपने कई को मेरे लिए इतनी तकलीफ ली, मैं वड़ा पाव खा के सो जाती ना। नहीं लवली, मेरे होते हुए तुम वड़ा पाव खाकर सोओगी? ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। लवली, तुम्हें पता है, मुझे ना तुमसे प्यार होने लगा है। हाँ लवली, आई लव यू। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। वैसे तो मेरे भी दिल में कुछ कुछ होता है जब आप मेरी इतनी फिक्र करते हो, लेकिन शादी? मैं आपके घर में काम करने वाली साधारण सी काम वाली हूँ, और मैं आपसे शादी कैसे? प्यार ये सब नहीं देखता। मैं और तुम, हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस, और क्या। और रही बात इस दुनिया की और मेरे घर वालों की, तो मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं लवली। एनीथिंग फॉर यू माय लव। प्रमोद और लवली दोनों ही पास के गणपति मंदिर में शादी कर लेते हैं और गले में वरमाला पहने दोनों घर आ जाते हैं। ये दृश्य देख फूलमती और जयेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या है प्रमोद बेटा? अरे सारी लड़कियां क्या छुट्टी मनाने गई थी, या उन्होंने संन्यास ले लिया जो तूने इस 2 टके की काम वाली से शादी कर ली? जिसका डर था वही हुआ। नहीं, हम इस काम वाली को अपने घर की बहू के रूप में बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे। आप लवली को इस घर की बहू के रूप में स्वीकारें या ना स्वीकारें, लेकिन मैंने तो इसके साथ 7 फेरे लिए हैं और अब ये मेरी धर्म पत्नी है, ना कोई काम वाली। चलो लवली। हाँ हाँ, ले जा अपने इस फेयर एंड लवली को अपने साथ अंदर। अगले जन्म ही बाहर निकलना। अब पता नहीं क्या पाप किया था जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उठा ले रे ऊपर वाले, उठा ले मुझे। फूलमती लवली संग ठीक से पेश नहीं आती। वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। जब उसकी सहेलियां घर पर आती हैं तभी, अरे फ्लावर मती, ये तेरी बहू इन लॉ जो है, ये तो तेरी ओल्ड काम वाली है ना? हाय हाय हाय, काम वाली बनी बहू रानी।
ये क्या गोलमाल कर दिया तुम्हारे सपूत ने है? एकदम सही पसंद चुनी है, मानना पड़ेगा। फूलमती को अपनी सहेलियों से ये ताने सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो सारा गुस्सा लवली पर उतारती है। अरे ओ सड़क छाप काम वाली, ये क्या घोड़े बेचकर नींद में खर्राटे मार रही है? चल चल, जल्दी से उठकर सारे घर को शीश महल की तरह चमका दे। और हाँ, आज तू लेट उठी है, इसीलिए तुझे आज का खाना नहीं मिलेगा। फूलमती अब ऐसे ही बेचारी मासूम और चुलबुली लवली पर अत्याचार करने लगती है। प्रमोद की गैर मौजूदगी में कभी वो उसे खाना नहीं देती तो कभी वो उसे मारती पीटती। एक दिन, चल निकल जा घर के बाहर। आज तो तू रात भर इस कपकपाती हुई ठंड में बाहर ही रहेगी, जब तक प्रमोद अपनी बिजनेस ट्रिप से नहीं लौट आता। मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी, क्योंकि तेरी वजह से मेरे और मेरे बेटे के बीच का रिश्ता बिगड़ा है। नहीं माँ जी, ऐसा मत करो। इतनी रात को ये लवली किधर भटकेगी? नको ना माँ जी, नको। आओ, मेरी बात तो सुनो। मेरे को ऐसे बाहर मत निकालो। बाहर वो बेवड़े लोग होंगे ना, मैं किधर जाएगी? फूलमती लवली को धक्का मारती है। तभी लवली प्रमोद की बाहों में जा गिरती है। प्रमोद को देखकर फूलमती के तोते उड़ जाते हैं। प्रमोद बेटा, तू इतनी जल्दी आ भी गया बिजनेस ट्रिप से? हाँ माँ, और अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर यहाँ पहुंच गया, वरना आप बेचारी लवली के साथ पता नहीं क्या कर बैठती। बस बहुत हो गया आप लोगों का। अब मैं और लवली यहाँ नहीं रहेंगे, हम दोनों अलग रहेंगे। दैट्स इट। कल सुबह अपनी पैकिंग करके हम निकल जाएंगे यहाँ से। ये सुनकर फूलमती और जयेंद्र घबरा जाते हैं। अगली सुबह घर के बाहर एक चिट्ठी रखी हुई होती है, जिसे लवली उठा लेती है और पढ़ती है। तुम्हारे घर पर मैंने बॉम्ब प्लांट किया है जयेंद्र। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी तरक्की करोगी और मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगा? नेवर मेरी जान। अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हो तो बचा लो। तुम्हारा शुभ चिंतक कन्ना लाल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे को अपनी फैमिली को बचाना ही होगा। भाग लवली, भाग। लवली के साहस में छुपी उसकी फूलमती और जयेंद्र के प्रति भावनाएं झलक उठती हैं और फूलमती और जयेंद्र को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब मुझे माफ कर दो बहू। हाँ, तुम ही सही मायने में मेरी बहू रानी हो। मेरे बिजनेस राइवल ने प्लांट किए हुए बॉम्ब से तुमने हमें बचाया और हमारी हिफाजत की। तुम सच में एक सर्वगुण संपन्न बहू हो लवली। सब कुछ ठीक हो जाता है। लवली फूलमती और जयेंद्र को माफ कर देती है और पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।